हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे मशीन लर्निंग, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एमएल। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे क्या, मशीन लर्निंग। सवाल क्या है, मशीन लर्निंग होता क्या है? परिभाषा देखें तो हमारे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार देखें तो मशीन लर्निंग वो विज्ञान है जिसमें हमारे कंप्यूटर बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के कार्य करना सीखते हैं। बात करें हमारी क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, तो मशीन लर्निंग वो विज्ञान है जिसमें हमारे कंप्यूटर क्या है, बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के कार्य करना सीखते हैं। सरल शब्दों में देखें हमारे मशीन लर्निंग क्या है, तो हमारे जो पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, कौन से पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, किसके जरिए, कोडिंग के जरिए। तो कोडिंग के जरिए हम क्या करते हैं, पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स में कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा दे देते हैं। मशीन लर्निंग में क्या होता है, हमारे हम कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा दे देते हैं और वो खुद उस डेटा के पैटर्न को समझकर ये सीखता है। वो खुद क्या करता है, उस डेटा के पैटर्न को समझकर ये सीखता है कि भविष्य में उससे कैसे काम करना है, क्या निर्णय लेना है। और ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, मतलब उपशाखा है हमारी, कौन सी, मशीन लर्निंग। आपसे याद रखेंगे। चित्र पे आप मशीन लर्निंग को देख सकते हैं। मशीन लर्निंग में कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे हमारे डीप लर्निंग आती है, एआई आता है, डेटा माइनिंग आती है, हमारे क्लासिफिकेशन, न्यूरल नेटवर्क्स, ऑटोमेशन, हमारे इम्प्रूव्स लर्निंग एल्गोरिदम। तो ऐसे करके बहुत सारी शाखाएं होती है हमारे किसमें, मशीन लर्निंग के अंदर। बात करें रोजमर्रा के कौन कौन से उदाहरण है मशीन लर्निंग के, तो हमारे जैसे जीमेल है। जीमेल कैसे पहचानता है कि कोई मेल काम का है या स्पैम है? यदि आपने जीमेल को कभी चलाया हो तो बहुत सारे ईमेल क्या होते हैं, स्पैम होते हैं, कचरा होते हैं। तो जीमेल क्या करता है, उन स्पैम्स को, जो पुराने लाखों ईमेल्स के डेटा पैटर्न से वो खुद सीख जाता है कि हमारे कौन से स्पैम है और कौन सा असली काम का ईमेल है। तो रोजमर्रा का काम में हम जीमेल को देखते हैं। फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और यूट्यूब की बात करें, आप जो देखते हैं या खरीदते हैं उसका डेटा मशीन पढ़ती है। आप जो भी देखते हैं या खरीदते हैं उसका डेटा क्या, मशीन पढ़ती है। और फिर आपको उसी से मिलते जुलते उत्पाद या वीडियो की सिफारिश, मतलब रिकमेंडेशन दी जाती है। ये हमारे क्या, अमेजन, फ्लिपकार्ट और यूट्यूब में देखा जाता है। बात करें हमें मशीन लर्निंग की जरूरत क्यों है, मतलब हमें मशीन लर्निंग की आवश्यकता ही क्यों है, उसकी बात करें, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग। पहला काम आता है हमारे किसमें, स्वचालन में, ऑटोमेशन में। जो हमारे इंसानों की तरह डेटा को मैन्युअली, मतलब हाथ से एनालिसिस करने की जरूरत को खत्म कर देता है। मशीन लर्निंग क्या करता है, इंसानों की तरह डेटा को जो मैन्युअली या हाथ से एनालाइज करने की जरूरत होती है उसको खत्म कर देता है और मॉडल बनाने की प्रक्रिया को स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक कर देता है। मॉडल बनाने की जो प्रक्रिया है इसको क्या, स्वचालित या फिर ऑटोमेटिक कर देता है। फिर विशाल डेटा का सही उपयोग की बात करें तो आज दुनिया में अथाह डेटा बन रहा है। कितना बिग डेटा, मतलब अथाह डेटा बन रहा है। और मशीन लर्निंग उस डेटा में से, मशीन लर्निंग क्या करेगी, उस डेटा में से काम की जो अंतर्दृष्टि है, इंसाइट को निकालता है जिसे इंसान नहीं खोज सकता। तो इंसान क्या, लाखों डेटाओं में से जो अंतर्दृष्टि या इंसाइट है उसको खोज के निकालता है। इंसान जिसको नहीं निकाल पाता, मशीन लर्निंग के जरिए उसे निकाला जाता है। तो अडेप्टेबिलिटी की बात करें, अनुकूलता, तो ये हमारे सीखने वाला बच्चा है। तो यह क्या है, एक सीखने वाला बच्चा है जिसे जितना नया डेटा मिलता है वह समय के साथ अपनी गलतियां सुधार कर, क्या, जैसे छोटा बच्चा होता है उसे सीखने का टाइम होता है, वो उससे गलतियां होती रहती है और वो सीखता रहता है। उसी प्रकार मशीन लर्निंग भी क्या, समय के साथ अपनी गलतियां सुधार करके उसी सटीक और स्मार्ट होता जाता है, उतना ही सटीक हमारे क्या, स्मार्ट मतलब बेटर होता जाता है। फिर दक्षता और उत्पादकता की बात करें, जटिल निर्णय तुरंत लेता है। मशीन लर्निंग के जरिए क्या होते हैं, जटिल निर्णय तुरंत लिए जाते हैं जिससे हमारे इंसान का समय और मेहनत बचती है और इंसानी गलतियां जो ह्यूमन एरर्स है इससे कम होती जाती है। बात करें जटिल समस्याओं का समाधान की, तो इंसान के बस के बाहर की चीजें, जैसे हमारा मौसम और जलवायु का मॉडलिंग, क्या, इंसान के बस के बाहर की चीजें होती है, जैसे हमारा क्या, मौसम और जलवायु का मॉडलिंग, वित्तीय धोखाधड़ी पकड़ना और मेडिकल या फिर हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान। तो इस वजह से हम मान सकते हैं कि आज के समय में मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करें मशीन लर्निंग के कौन कौन से घटक, मतलब मशीन लर्निंग के तीन प्रमुख घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनकी बात करें। कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल तीन मुख्य चरणों पर काम करता है। कोई भी हमारी जो मशीन लर्निंग मॉडल होगा वो हमारे क्या, तीन मुख्य चरणों पर काम करेगा। जैसे पहला आता है हमारे कौन सा चरण, निर्णय प्रक्रिया, मतलब डिसीजन प्रोसेस। तो मशीन को इनपुट डेटा, जैसे हमारी बिल्लियों की फोटो दी जाती है, मशीनों को में डाली जाती है, तो हम क्या करेंगे, बिल्लियों को फोटो डाल रहे हैं मशीन के अंदर, तो वो एक तरह का इनपुट डेटा होगा। तो मशीनों को इनपुट डेटा दिया जाता है और वह उस पर क्या अनुमान लगाती है कि ये जो मैंने फोटो दी है, ये डेटा दिया है, ये क्या है। फिर त्रुटि फंक्शन की बात करें, एरर फंक्शन जिसे लॉस फंक्शन भी कहते हैं। तो मशीन क्या, अपने अनुमान की तुलना, क्या, जो हमारे मशीन है ये अपने अनुमान की तुलना क्या
असली जवाब से करती है। क्या किससे करती है? असली जवाब से करती है। यदि उसका जवाब गलत है तो वो मापती है कि उसका अनुमान असली जवाब से कितना दूर है। मतलब कि जैसे एक बिल्ली की फोटो उसमें डाली गई, तो वह क्या ये पहचान पाएगी कि एक जानवर है, जानवर भी छोटा जानवर है, जानवर भी छोटा जानवर भी, जैसे बिल्ली जैसा जानवर है, तो इसको शेर तो नहीं बता रही, हाथी तो नहीं बता रही, तो ये उसका जवाब गलत है। यदि उसका जवाब जवाब गलत है, जो मशीन लर्निंग के जरिए जो पता चला है, तो ये मापती है कि उसका अनुमान असली जवाब था उससे कितनी दूर है, मतलब इसमें त्रुटि कितनी है, तो इसे कहते हैं त्रुटि फंक्शन। तीसरा आता है हमारा कौन सा? मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जैसे मॉडल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो अपनी त्रुटि को कम करने के लिए, क्या अपनी त्रुटि या एरर को कम करने के लिए मशीन क्या है, अपने अंदर के जो गणितीय समीकरण है उसमें बदलाव करती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। क्या जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। यदि ताकि अगली बार वो क्या बिल्कुल सही अनुमान लगा सके, तो हमने इसके तीन कंपोनेंट या तीन घटक देखे। कौन कौन से? एक तो निर्णय प्रक्रिया जिसे डिसीजन प्रोसेस कहते हैं, दूसरा त्रुटि फंक्शन मतलब एरर फंक्शन या फिर लॉस फंक्शन, तीसरा था हमारा मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। अब हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के प्रमुख अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस की बात करें, कहाँ कहाँ मशीन लर्निंग काम आ सकता है। तो आज मशीन लर्निंग हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। जैसे हमारे स्पीच रिकॉग्निशन, तो आपकी आवाज सुनकर काम करने वाले जो असिस्टेंट्स होते हैं, जैसे हमारे सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट्स, ये हमारे क्या स्पीच रिकॉग्निशन है, जो हमारे मशीन लर्निंग के उदाहरण है। ग्राहक सेवा मतलब वेबसाइटों पर बात करने वाले जो चैटबॉट्स होते हैं, ये भी मशीन लर्निंग के उदाहरण है। कंप्यूटर विजन मतलब फोटो देखकर उसमें चेहरे को पहचानना, जैसे हमारे फेस ऐप होते हैं, फेसबुक होता है, 3D फेसबुक 3D फोटो, या फिर फोटो का अनुवाद करना मतलब गूगल ट्रांसलेट। तो ये हमारे क्या है? कंप्यूटर विजन का उदाहरण है। किसका है? कंप्यूटर विजन का उदाहरण है। इसके बाद बात करेंगे हमारे सिफारिश इंजन की। किसकी सिफारिश इंजन की बात करें, तो हमारे जैसे स्पॉटिफाई होता है, तो स्पॉटिफाई पर आपकी पसंद के गाने, या नेटफ्लिक्स पर हमारी जो फिल्में सजेस्ट करना, तो ये हमारी क्या है? मशीन लर्निंग का ही उदाहरण है। फिर धोखाधड़ी पहचान की बात करें, फ्रॉड डिटेक्शन की, बैंक तुरंत पहचान देते हैं। क्या? बैंक तुरंत पहचान लेते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड से कोई असामान्य लेन देन हुआ है या नहीं, तो वो तुरंत हमारी क्या है? हमारे मशीन लर्निंग के जरिए इसे पता लगाया जाता है। ऑटो ट्रेडिंग की बात करें, तो शेयर बाजार में खुद से ट्रेडिंग करने वाले सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे हमारे टिंजा ट्रेडर होते हैं। ये क्या है? खुद ब खुद ट्रेडिंग करते हैं, जिसे ऑटो ट्रेड कहते हैं। अब बात करें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, तीनों के बीच में आपका अंतर पता होना चाहिए। तो अक्सर इन तीनों शब्द को लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर इनमें समाहित है। लेकिन ये क्या एक दूसरे के अंदर समाहित है? मतलब सबसे बड़ा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसकी सहायता के लिए मशीन लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग की सहायता के लिए हमारे क्या होता है? डीप लर्निंग होता है। तो देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा है मशीन लर्निंग, फिर सबसे छोटा क्या होता है? हमारा डीप लर्निंग होता है। तीनों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो ये सबसे बड़ी छतरी या ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारे क्या सबसे बड़ी छतरी मान सकते हो, या फिर इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, काम करने और निर्णय लेने लायक बनाता है। कौन? एआई। क्या कंप्यूटर को क्या है? इंसानों की तरह सोचने, काम करने और निर्णय लेने लायक एआई बनाता है। तो मशीन लर्निंग की बात करें तो एआई का ही हिस्सा है, जो हमारे कंप्यूटर को केवल डेटा के जरिए खुद सीखने की क्षमता देता है। कंप्यूटर क्या केवल डेटा के जरिए खुद सीखने मतलब लर्न करने की क्षमता देता है। फिर डीप लर्निंग की बात करें तो यह मशीन लर्निंग का सबसे उन्नत हिस्सा है। इसका मशीन लर्निंग का सबसे उन्नत हिस्सा है, जो हमारे मानव मस्तिष्क की तरह ही कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क मतलब न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? डीप लर्निंग होती है। अब हम देखेंगे सीखने के तरीके की। सीखने के तरीके की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? तो इसमें पहले से तय नियम जो हमारे रूल्स या लॉजिक होते हैं, उनका भी उपयोग हो सकता है बिना डेटा सीखे। या बिना डेटा सीखे जो पहले से नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। जबकि मशीन लर्निंग में क्या होता है? तो ये पूरी तरह से एल्गोरिदम और लेबल युक्त डेटा से सीखता है। किससे? एल्गोरिदम और लेबल युक्त डेटा से सीखता है। जबकि हमारा डीप लर्निंग की बात करें तो बहुत गहरी और जटिल परतें, जैसे हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क्स, इनसे खुद फीचर्स निकाल करके सीखता है। किससे? हमारे गहरी और जटिल परतें, जिसे हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, उनसे खुद फीचर्स निकाल करके सीखता है। तीसरा अंतर देखिए डेटा की जरूरत। किसकी? डेटा की जरूरत की बात करें तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? विशाल डेटा की आवश्यकता भी हो भी सकती है और नहीं भी जरूरत हो। क्या विशाल डेटा की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी। मशीन लर्निंग की बात करें तो इसे ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा संरचित डेटा चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए मशीन लर्निंग को। जबकि हमारे क्या डीप लर्निंग की बात करते हैं, इसे अत्यधिक विशाल डेटा मतलब बिग डेटा की आवश्यकता होती है, तभी अच्छी तरह काम कर सकता है। यदि इसके पास बिग डेटा नहीं है तो अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। तो जटिलता की बात करें
तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे क्या एआई में रोबोटिक्स, एनएलपी और नियम आधारित साधारण सिस्टम शामिल होते हैं। क्या? रोबोटिक्स, एनएलपी और नियम आधारित साधारण सिस्टम शामिल होते हैं। जबकि हमारे क्या मशीन लर्निंग क्या होता है, ये मुख्य रूप से डेटा का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन और भविष्यवाणी मतलब प्रिडिक्शन करता है। जबकि डीप लर्निंग की बात करें तो हमारे अत्यधिक जटिल काम जैसे हमारे इंसानी चेहरे पहचानना, भाषा समझना और सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाता है। फिर कंप्यूटेशनल पावर की बात करें तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो सामान्य कंप्यूटर पे भी एआई चल सकता है। बात करें हमारे एमएल की, मशीन लर्निंग की, तो ट्रेनिंग में समय लगता है। इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग में समय लगता है, लेकिन सामान्य हार्डवेयर पर भी काम कर सकता है। डीप लर्निंग की बात करते हैं, इसे ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा समय और बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर मतलब जीपीयू की आवश्यकता होती है, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट की आवश्यकता होती है। तो तीनों के अंदर हमने अंतर देख लिया। अब हम देखेंगे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में सबसे बड़ा तकनीकी अंतर क्या है। क्या कौन सी कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में सबसे बड़ा तकनीकी अंतर क्या है उसकी बात करें। तो चित्र में भी हम देख सकते हैं, चित्र हमने देख लिया था मशीन लर्निंग और हमारी डीप लर्निंग, ये चित्र है, चित्र को देख लीजिए। तो बात करें मशीन लर्निंग की कि जब आप इसे कुत्ते की फोटो देते हैं, मतलब मशीन लर्निंग में क्या होता है, कंप्यूटर को हमने क्या किया, एक कुत्ते की फोटो दी। चित्र में भी आप देख सकते हैं, इनपुट दिया कुत्ते की फोटो। तो पहले एक इंसान को कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि कुत्ते के कान होते हैं, नाक ऐसे होती है। क्या पहले इंसान को कंप्यूटर को बताना होता है, जिसे हम देख सकते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन की। तो कुत्ते के कान होते हैं, नाक ऐसे होते हैं, मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन होता है। फिर मशीन पहचानती है कि ये कुत्ता है या नहीं, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन होता है। और लास्ट में आता है डॉग नॉट डॉग और या फिर डॉग इज डॉग, तो कुछ भी है, उसके बाद में आउटपुट निकल के आता है। डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग में दूसरा चित्र आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप सिर्फ फोटो देते हैं। डीप लर्निंग इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही कुत्ते के फीचर्स मतलब कान, नाक, ये सब खुद ही ढूंढ लेता है और खुद ही बता देगा कि ये कुत्ता है या नहीं, मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन ये दोनों काम खुद ही करता है। जबकि हमारे क्या मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता, ये दोनों काम अलग अलग होते हैं। चित्र में भी आप इसे देख सकते हैं, डॉग या फिर नॉट डॉग। तो दो निष्कर्ष आते हैं हमारे, या तो डॉग है या फिर डॉग नहीं है। ये लास्ट में निष्कर्ष आते हैं, चित्र के माध्यम से हमने इसको देख लिया। अब देखेंगे मशीन लर्निंग के प्रकार। मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है इसकी बात करें, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन को डेटा सिखाने के तरीके के आधार पर, क्या मशीनों को डेटा सिखाने के तरीकों के आधार पर इसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। जैसे एक तो हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग। कौन सी होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, मतलब पर्यवेक्षित लर्निंग। बात करें ये है क्या परिभाषा की, तो इस तकनीक में मशीन को लेबल किए गए डेटा से सिखाया जाता है। इस तकनीक में क्या होता है, मशीन को लेबल किए गए डेटा मतलब लेबल डेटा से सिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि मशीन को इनपुट के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि मशीन को क्या इनपुट के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि उसका सही आउटपुट क्या होना चाहिए। तो इनपुट भी बताया जाता है, साथ ही साथ आउटपुट भी बताया जाता है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। और ये हमारे एक शिक्षक मतलब सुपरवाइजर की देखरेख में सीखने जैसा होता है। कौन सा पर्यवेक्षित लर्निंग। बात करें कैसे काम करता है, तो मशीन क्या है पुराने डेटा से पैटर्न को सीखती है। जो पुराने डेटा होते हैं उससे पैटर्न सीखती है और फिर नए मतलब अनदेखे डेटा पर सटीक भविष्यवाणी मतलब प्रिडिक्शन करती है। जैसे कि देखिए तो मशीन को 1000 बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाती है और हर तस्वीर पर ही लिखा जाता है कि ये बिल्ली है, इस तरह का लेबल लगा दिया जाता है। बात करें फिर अगली बार जो भी बिल्ली की फोटो आएगी तो वो चेक कर लेगा कि इनके फीचर्स पिछले 1000 फोटोज है इनसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो 1001 भी बिल्ली मतलब नेक्स्ट अगली जो बिल्ली की फोटो है उसे पहचान लेंगे कि ये भी बिल्ली की फोटो है। बात करें इसके अंदर कौन कौन से मॉडल होते हैं, बात करें प्रमुख मॉडलों की मतलब एल्गोरिदम की। तो रेखीय प्रतिगमन मॉडल, लॉजिस्टिक प्रतिगमन, सपोर्ट, वेक्टर मशीन, निर्णय वृक्ष डिसीजन ट्री और KNN। तो इस तरह हमारे इसके अंदर बहुत सारे मॉडल होते हैं। बात करें इसका व्यवहारिक उपयोग कहाँ क्या किया जा सकता है, जैसे ईमेल फिल्टरिंग में ईमेल स्पैम है या नहीं ये पहचानने के लिए हमारे इसको काम लिया जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र की बात करें जैसे हमारा HDFC और SBI जैसे पुराने जो जैसे बैंक है पुराने की डेटा के आधार पर तय करते हैं कि किसे लोन देना सुरक्षित है या किसे नहीं, मतलब कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। कृषि की बात करें तो ICAR और क्रॉपिंग जैसे हमारे स्टार्टअप है। कौन से ICAR क्रॉपिंग हमारे जैसे स्टार्टअप है, मौसम और मिट्टी के डेटा के आधार पर फसल उत्पादन का अनुमान लगाते हैं कि इस बार फसल उत्पादन कैसी होगी या नहीं। दूसरा आता है प्रकार हमारा अपर्यवेक्षित लर्निंग मतलब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें ये है क्या। इस तकनीक में मशीन को केवल इसमें तकनीक में क्या होता है मशीन को बिना लेबल किया हुआ डेटा मतलब अनलेबल डेटा दिया जाता है। इसमें मशीन को यह नहीं बताया जाता कि आउटपुट क्या होना चाहिए। कार्य प्रणाली की बात करें तो ये कैसे काम करती है, तो मशीन खुद ही डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न
समानता और समूह मतलब क्लस्टर से हमको खोजती है। कौन? खुद मशीन। जैसे कि हमारे फूलों की एक टोकरी में, क्या फूलों की एक टोकरी है तो फूलों की टोकरी में से सेब, केले और संतरों को बिना उनका नाम जाने उनके रंग और उनके आकार के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना, ये हमारी क्या कहलाता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाती है। बात करें इसके अंदर कौन कौन से मॉडल काम करते हैं। इसका मॉडल होता है हमारा क्या? के मीन्स क्लस्टर, पदानुक्रमिक क्लस्टर मतलब हायरार्किकल क्लस्टर, पीसीए और ऑटो एनकोडर्स, तो हमारे बहुत सारे मॉडल है। तो अनसुपरवाइज्ड जो लर्निंग है इसके अंदर काम आते हैं। बात करें इसको कहाँ कहाँ काम में लिया जा सकता है। जैसे हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन, इसमें कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करें, ग्राहक विभाजन की, तो ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों की खरीदारों की आदतों के आधार पर कि हमारे ग्राहक किस तरह की खरीदारी करते हैं, तो ई कॉमर्स कंपनियां क्या करती है? ग्राहकों की खरीदारी की आदतों के आधार पर इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट देती है। धोखाधड़ी पहचान की बात करें तो क्रेडिट कार्ड लेन देन में कोई भी असामान्य गतिविधि होती है तो ये तुरंत पकड़ लेती है। तो सरकारी योजना की बात करें जैसे हमें पीएमजीएसवाई मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत जो अविकसित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्लस्टरिंग का उपयोग किया जाता है। तो हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात कर ली। अब बात करेंगे हमारे किसकी? री लर्निंग मतलब सुदृढ़ीकरण लर्निंग की बात करें जिसे आरएल कहते हैं। बात करें ये है क्या? तो ये तकनीक हमारे पुरस्कार और दंड के सिद्धांत पे काम करती है। किसपे? रिवॉर्ड और पेनल्टी के सिद्धांत पे काम करती है। और इसमें एक एआई एजेंट मतलब मशीन अपने पर्यावरण से खुद बातचीत करता है। तो इसमें क्या है? एक एआई एजेंट मतलब मशीन क्या करती है? अपने पर्यावरण से खुद बातचीत मतलब इंटरेक्ट करती है और सही कदम उठाने के लिए उसे पुरस्कार मतलब पॉइंट्स भी देती है और गलत कदम उठाए को इसे दंड देती है। बात करें कैसे काम करती है, तो मशीन का लक्ष्य परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से द ट्रायल एंड एरर के माध्यम से अपने पुरस्कारों मतलब रिवॉर्ड्स को अधिकतम करना होता है। इसके अंदर क्या होता है? अच्छा काम करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, खराब काम करोगे तो आपको दंड मिलेगा। तो इस सिद्धांत पे काम करती है। जैसे हमारे एक रोबोट को खाली कमरे में चलना सीखना, क्या एक रोबोट है तो रोबोट का खाली कमरे में चलना सीखना, दीवार से टकराने पर माइनस पॉइंट मिलेगा और सही दिशा में चलने को से प्लस पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह के पॉइंट से हम मशीन लर्निंग करते हैं। बात करें प्रमुख मॉडलों की, प्रमुख मॉडलों की बात करें तो हमारे क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क और पीपीओ, ये हमारे बहुत सारे मॉडल है। तो हमारे किस में काम आते हैं? हमारे इसमें काम आते हैं। और ये हमारे क्या री लर्निंग है। बात करें इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। री लर्निंग की बात करें तो ये हमारी गेमिंग में काम आ सकता है। जैसे शतरंज, ये कंप्यूटर को शतरंज या गो जैसे जो जटिल खेल है वो खेलना सिखाना, जैसे हमारे अल्फा गो, तो इस तरह की गेमिंग में ये काम आ सकता है। बात करें स्वचालित वाहन में तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है, उनके अंदर काम आ सकता है। जैसे टेस्ला जैसी कारों को सुरक्षित ड्राइविंग के नियम सिखाना, क्या टेस्ला जैसी कारों को सुरक्षित ड्राइविंग के नियम सिखाना इसमें काम आ सकते हैं। अब हम देखेंगे पारंपरिक जो प्रोग्रामिंग होती है जो हमारे कंप्यूटर को दी जाती है, उसके बनाम मतलब जो वर्तमान की जो हमारी क्या है डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का मशीन लर्निंग, इन दोनों में क्या अंतर है उसकी बात करें। तो पारंपरिक प्रोग्रामिंग बनाम मशीन लर्निंग की बात करें तो कंप्यूटर को से काम करवाने के लिए या कंप्यूटर से काम करवाने के लिए इन दोनों तरीकों में से एक बहुत बड़ा और बुनियादी अंतर है। तो इन दोनों तरीकों में क्या है? एक बड़ा और बुनियादी अंतर है, उनकी बात करें। जैसे हमारे पारंपरिक प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में अंतर देखें तो बुनियादी समीकरण की बात करें जो कोर लॉजिक होता है, तो पारंपरिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है? इनपुट भी दिया जाता है, साथ ही साथ प्रोग्राम भी दिया जाता है जिसके बाद आउटपुट निकलता है। मतलब आप डेटा और नियम देते हैं, कंप्यूटर उसका उत्तर निकालता है। मतलब डेटा भी देंगे और नियम भी देंगे। मशीन लर्निंग में क्या होता है? हमारे इनपुट दिया जाता है, आउटपुट दिया जाता है और प्रोग्राम वो खुद तय करता है। आप डेटा और उत्तर देते हैं, कंप्यूटर खुद नियम बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। किसमें? मशीन लर्निंग। पारंपरिक लर्निंग में क्या बात करें काम करने का तरीका कैसा होता है? तो ये पूरी तरह से इंसान के द्वारा तय किए गए जो नियम मतलब रूल्स और लॉजिक इन पर निर्भर करता है हमारे पारंपरिक, जो हमारे पारंपरिक प्रोग्रामिंग होते हैं वो। बात करें मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग में क्या होता है? डेटा से सीखता और समय के साथ खुद में सुधार करता रहता है। फिर बात करें जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण की बात करें तो हमारे पारंपरिक जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होता है? हर नई स्थिति के लिए इंसान को नया कोड या नया नियम लिखना पड़ता है। किसके लिए? हमारी जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग है उसमें हर नई स्थिति के लिए इंसान को नया कोड या नया नियम लिखना पड़ता है। जबकि हमारी जो मशीन लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पैटर्न को समझ के बिल्कुल नए और अनदेखे डेटा पर भी, ये पैटर्न को समझ के क्या करता है? बिल्कुल नए और अनदेखे डेटा पर भी सटीक निर्णय ले सकता है। फिर स्वचालन या ऑटोमेशन की बात करें तो हमारे नियमों और कोड को समय समय पर मैन्युअली मतलब हाथ से अपडेट करना पड़ता है। इसमें हमारे नियमों और कोड को क्या समय समय पर मैन्युअली मतलब हाथ से अपडेट करना पड़ता है। जबकि हमारी क्या मशीन लर्निंग की बात करें तो इसमें डेटा के आधार पर सीखने और निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक होती है। बात करें हमारे किसकी? पारंपरिक प्रोग्रामिंग की, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करें
तो इसमें स्केलेबिलिटी क्या होती है, जिसकी बात करें तो बड़े और जटिल डेटा जिसे हम कहते हैं बिग डेटा, इसको संभालने के लिए ये तकनीक हाँफने लगती है, मतलब डेटा बड़ा होता है तो हमारा सिस्टम क्रैश करने लगता है। लेकिन मशीन लर्निंग की बात करें तो विशेष रूप से बहुत बड़े और जटिल डेटा सेट को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए बनाया जाता है। सुधार की बात करें इंटरेक्टिव इम्प्रूवमेंट की, तो हमारी जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है उनकी बात करें तो कोड को तभी बदला जाता है जब डेवलपर खुद उसे अपडेट करे। जबकि हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मॉडल को नए डेटा के साथ बार बार ट्रेन करके उसकी सटीकता मतलब एक्यूरेसी को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे मशीन लर्निंग के कहाँ-कहाँ उपयोग किए जा सकते हैं। मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग की बात करें, तो मशीन लर्निंग क्या तकनीक मशीन लर्निंग तकनीक आज मानव जीवन और उद्योग के हर पहलू को आधुनिक और स्वचालित बना रही है। बात करें कहाँ-कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी बात करें जैसे हमारे स्वास्थ्य देखभाल या फिर हेल्थ केयर में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे रोग निदान मतलब डिजीज डायग्नोसिस की बात करें तो मशीन लर्निंग मॉडल एक्स-रे, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे हमारे मेडिकल इमेजेस है, इनका विश्लेषण करके कैंसर, ट्यूमर या फिर फ्रैक्चर का सटीक पता लगा देते हैं। किसका? हमारे कैंसर, ट्यूमर या फ्रैक्चर का सटीक पता लगाते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी की बात करें तो इमेज रिकॉग्निशन के लिए सीएनएन मतलब कॉन्वोल्यूशन और न्यूरल नेटवर्क, हमारे कॉन्वोल्यूशनल हमारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं तो हमारे इमेज रिकॉग्निशन में काम आते हैं। जैसे हमारे क्या जो फेसबुक होता है या फिर हमारे जो गूगल होता है, इसमें हमारे फोटोज को पता लगाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। किसका? सीएनएन का। फिर बात करें व्यक्तिगत चिकित्सा पर्सनलाइज मेडिसिन की बात करें तो मरीज के पुराने डेटा और जेनेटिक्स का विश्लेषण करके, किसका? मरीज के पुराने डेटा और जेनेटिक्स का विश्लेषण करके उसके लिए सबसे सटीक इलाज खोजना इसमें शामिल होता है। किसमें? व्यक्तिगत चिकित्सा में। फिर बात करें पूर्वानुमान आधारित स्वास्थ्य सेवा की, किसकी? पूर्वानुमान आधारित स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करता है। किसके आधार पर? डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करता है कि कोई महामारी कब फैल सकती है या फिर किसी मरीज को दोबारा अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कब पड़ सकती है। बात करें प्रौद्योगिकी की तो इसमें हमारा डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट ये हमारी तकनीक है, इसको काम में लेते हैं। किसमें? हमारा डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट तकनीक है, उसको काम में लेते हैं। भारतीय उदाहरण की बात करें जैसे हमारे नीरामाई है तो हमारे एआई आधारित स्तन कैंसर की पहचान करने के लिए हमारे नीराबाई और डॉक डॉट एआई मतलब एआई स्वास्थ्य सहायक हमारे कौन सा? डॉक डॉट एआई। तो ये हमारे क्या भारत के अंदर प्रचलित कुछ उदाहरण है। बात करें वित्त और फाइनेंस की, मतलब वित्त और बैंकिंग की बात करें तो इसमें हमारे क्या मशीन लर्निंग किस तरह से काम आ सकता है। कैसे? धोखाधड़ी का पता लगाने में। किसका? धोखाधड़ी का पता लगाने मतलब फ्रॉड डिटेक्शन में। तो लाखों लेन देनों का सैकड़ों में क्या लाखों लेन देनों का सेकंडों में विश्लेषण करके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और असामान्य पैटर्न को तुरंत रूप से पहचाना जा सकता है। कैसे? हमारे मशीन लर्निंग के जरिए। प्रौद्योगिकी की बात करते हैं एनोमली डिटेक्शन और सुपरवाइज्ड लर्निंग, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बैंकों में और वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगा सकते हैं। फिर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की बात करें तो शेयर बाजार के पुराने रुझान का विश्लेषण करके मशीन खुद ब खुद स्वचालित सही समय पर ट्रेडिंग कर लेती है। प्रौद्योगिकी की बात करें तो टाइम सीरीज एनालिसिस और न्यूरल नेटवर्क इसके अंदर काम आते हैं। क्या टाइम सीरीज एनालिसिस और न्यूरल नेटवर्क इसके अंदर काम आते हैं। बात करें क्रेडिट स्कोरिंग की तो लोन लेने वाले व्यक्ति के वित्तीय डेटा को समझ के, क्या लोन लेने वाले व्यक्ति के वित्तीय डेटा को समझ के उसके लोन चुकाने की जो क्षमता होती है जिसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं, ये तय किया जाता है। प्रौद्योगिकी की बात करें तो लॉजिस्टिक्स, रिग्रेशन एंड डिसीजन ट्री इसके अंदर काम आती है। कौन सी प्रौद्योगिकी काम आती है? प्रौद्योगिकी का मतलब इस चीज के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई गई है, तो लॉजिस्टिक्स, रिग्रेशन, हमारा डिसीजन ट्री, ये हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ काम आती है। भारत में इसके कौन कौन से उदाहरण है? उदाहरणों की बात करें तो हमारा क्रेडिट विद्या जो एआई आधारित क्रेडिट स्कोरिंग है एआई जो क्रेडिट विद्या है ये हमारी क्या एआई आधारित क्रेडिट स्कोरिंग है। फिर ई कॉमर्स और रिटेल की बात करें, किसकी? ई कॉमर्स और रिटेल की बात करें, इसमें आती है हमारी कौन सी? अनुशंसा प्रणाली मतलब रिकमेंडेशन सिस्टम। अमेजोन हो या नेटफ्लिक्स हो, यहाँ पर ग्राहक की पुरानी पसंद का विश्लेषण करके, जो हमारे कहा अमेजोन हो या नेटफ्लिक्स हो, यहाँ पर क्या होता है? ग्राहक की पुरानी पसंद का विश्लेषण करके उसे नए उत्पाद या फिल्में सुझाई जाती है। बात करें प्रौद्योगिकी की तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और हमारे मैट्रिक्स फिल्टराइजेशन, तो हमारे इन दोनों के माध्यम से हमारे क्या हमारे अनुशंसा प्रणाली को किया जाता है। तो प्रौद्योगिकी कौन से काम में लेते हैं? इसमें कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और मैट्रिक्स फिल्टराइजेशन। फिर बात करते हैं मांग पूर्वानुमान मतलब डिमांड फोरकास्टिंग की बात करें तो भविष्य में किस उत्पाद की कितनी मांग होगी और इसका अनुमान लगाकर गोदामों में सही मात्रा में स्टॉक रखा जाता है। क्या किया जाता है? भविष्य में किस उत्पाद की कितनी मांग होगी इसका अनुमान लगा के गोदामों में सही मात्रा में स्टॉक किया जाता है। प्रौद्योगिकी की बात करें तो रेग्रेशन मॉडल और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इसमें हमारी प्रौद्योगिकी काम आती है।
फिर बात करें ग्राहक सेवा स्वचालन की, किसकी ग्राहक सेवा स्वचालन की बात करें तो एआई चालित चैटबॉट्स के द्वारा, ये एआई चालित चैटबॉट्स के द्वारा ग्राहकों की शिकायतों और सवालों का तुरंत जवाब देना। इसमें प्रौद्योगिकी कौन सी काम आती है, एनएलपी मॉडल, जिसमें हमारे ट्रांसफॉर्मर्स और आरएनएन, ये प्रौद्योगिकी काम आती है किसमें, ग्राहक सेवा स्वचालन में। भारत में उदाहरण की बात करें जिसमें हमारा फ्लिपकार्ट है, ये उत्पाद सिफारिश प्रणाली के आधार पर काम करता है, कौन, फ्लिपकार्ट। बात करें अगला आता है हमारे को एनएलपी, जो भाषा तकनीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें आती है हमारी कौन सी, स्पीच रिकॉग्निशन। तो इंसानों की बोली गई भाषा को, या इंसानों की बोली गई भाषा को समझना और उसे टेक्स्ट में बदलना, जैसे हमारा सीरी या गूगल असिस्टेंस होता है, ये हमारे काम करता है किसमें, एनएलपी में। ये बात करें इसमें कौन सी प्रौद्योगिकी काम आती है, आरएनएन और एलएसटीएम, ये हमारी दो तकनीक है जिसमें काम आती है। टेक्स्ट विश्लेषण की बात करें तो टेक्स्ट से इंसान के भाव, जैसे सेंटिमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस समझना, और बड़े लेखों का सारांश मतलब समरी बनाना, और स्पैम जो ईमेल है उसको फिल्टर करना इसके अंदर शामिल होता है। बात करें कौन सी प्रौद्योगिकी की काम आती है इसमें, टेक्स्ट विश्लेषण में बीईआरटी, जीपीटी, वर्ड टू वॉक, ये हमारी क्या कुछ तकनीक है जो हमारे किस में काम आती है, टेक्स्ट विश्लेषण में। फिर बात करें अनुवाद सेवाओं की, किसमें, ट्रांसलेशंस की बात करें तो एक भाषा से दूसरी भाषा में सटीक अनुवाद करना, जिसमें गूगल ट्रांसलेट होता है। बात करें इसमें कौन सी टेक्निक काम आती है, हमारा सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। भारत में उदाहरण की बात करें तो भाषिणी, जो भारतीय भाषाओं के अनुवाद के लिए राष्ट्रीय एआई मंच है, कौन सा, भाषिणी। आगे हम बात करेंगे परिवहन के अंदर मशीन लर्निंग को किस तरह से काम लिया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो हमारे ऑटोनोमस व्हीकल होते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे हमारे बिना ड्राइवर वाली कारें होती है, जैसे हमारे टेस्ला है जो हमारे रास्ते की बाधाओं को पहचान के खुद नेविगेट करती है, खुद ही ब्रेक लगाती है, तो इसके अंदर हम मशीन लर्निंग को काम में ले सकते हैं। प्रौद्योगिकी की बात करें जैसे हमारे सीएनएन प्रौद्योगिकी है देखने के लिए, और री इन्फोर्समेंट लर्निंग है हमारे निर्णय लेने के लिए तकनीक काम में आती है। तो आप इसे प्रौद्योगिकी का मतलब है कि इस कार्य के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी काम आती है। बात करें ट्रैफिक अनुमान की, पूर्वानुमान की, तो ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण करके हमारे जीपीएस मैप्स पर सबसे तेज मार्ग मतलब रूट बताना और भीड़ भाड़ वाली जगह को कम करना, ये हमारे क्या है, मशीन लर्निंग का ही एक उदाहरण है। कृषि की बात करें हमारे एग्रीकल्चर की, तो सटीक खेती जो प्रिसीजन फार्मिंग है, हमारे उपग्रह मतलब सैटेलाइट और सेंसर डेटा से ये तय करना, क्या हमारे उपग्रह और सेंसर के डेटा से ये तय करना कि खेत में कितना पानी, कितना खाद, कितना कीटनाशक डालना है। पशुधन निगरानी की बात करते हैं स्मार्ट बेल्ट सेंसर से, के स्मार्ट बेल्ट्स और हमारे सेंसर से गाय और भैंसों के स्वास्थ्य और खाने के पैटर्न को ट्रैक किया जाता है। बात करें जैसे हमारे भारत में इसका क्या उदाहरण है, हमारे एजी नेक्स्ट और क्रोपिन, ये हमारे क्या होते हैं, भारतीय उदाहरण है, हमारे किसी मशीन लर्निंग के है। तो स्मार्ट फार्मिंग प्लेटफॉर्म कौन से, एजी नेक्स्ट और क्रॉप इन। बात करें निर्माण और उद्योग की, निर्माण उद्योग और 4.0 मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी बात करें तो गुणवत्ता नियंत्रण तो क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर, क्या फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर कैमरों और मशीन लर्निंग की मदद से खराब और डिफेक्टिव पीस है उसको तुरंत पहचाना जाता है। बात करें कौन सी प्रौद्योगिकी की काम आती है, कंप्यूटर विजन जिसे सीएनएन कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, किसकी, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो कच्चे माल की आपूर्ति, किसकी, कच्चे माल की आपूर्ति और मांग का सटीक अनुमान लगाकर, या कच्चे माल की आपूर्ति और मांग का सटीक अनुमान लगाकर लॉजिस्टिक्स की किफायती बनाना, लॉजिस्टिक्स को क्या किफायती बनाना इसके अंदर किया जाता है। फिर साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा की बात करें तो खतरों का पता लगाना, इसके अंदर क्या किया जाता है, खतरों का पता लगाना। बात करें तो नेटवर्क ट्रैफिक में किसी भी तरह की असामान्य हैकिंग गतिविधि, या नेटवर्क ट्रैफिक में हमारे किसी भी तरह की असामान्य हैकिंग गतिविधि या फिर वायरस का तुरंत पता लगाना। प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन की बात करें तो सुरक्षित लॉगिन के लिए फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान मतलब फेस आईडी करना, ये हमारे क्या साइबर सुरक्षा के अंदर, इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम आता है। बात करें इसके अंदर कौन सी तकनीकी काम आती है, हमारे सीएनएन। बात करें मनोरंजन और गेमिंग की, किसकी, मनोरंजन गेमिंग की बात करें एंटरटेनमेंट एंड मीडिया की, तो कंटेंट पर्सनलाइजेशन मतलब जिसमें स्पॉटिफाई और यूट्यूब है, क्या स्पॉटिफाई और यूट्यूब है, तो यहाँ पर हमारे यूजर की पसंद के आधार पर, क्या यूजर की पसंद के आधार पर कंटेंट की फीड तैयार की जाती है। वीडियो गेम्स की बात करें तो गेम से मौजूद दुश्मन और अन्य कैरेक्टर्स जो एनपीसीज है उनका निर्माण करना, जो खिलाड़ी की चालों से सीखकर अपनी रणनीति बदलते हैं। बात करें प्रौद्योगिकी की तो हमारी इसमें कौन सी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी काम आती है, हमारी री इन्फोर्समेंट लर्निंग जिसे सुदृढ़ीकरण शिक्षा कहते हैं। फिर स्मार्ट सिटीज की बात करें, किसकी, स्मार्ट सिटीज की बात करें तो मशीन लर्निंग का उपयोग करके हमारे शहरों को स्मार्ट बनाना, जैसे हमारा ऊर्जा मतलब बिजली पानी की बर्बादी को रोकना, ट्रैफिक लाइट्स को ऑटोमेटिक करना और सुरक्षा कैमरे जो सीसीटीवी है उससे अपराध को रोकना शामिल है।
भारतीय उदाहरण की बात करें तो बेंगलुरु मतलब एआई आधारित ट्रैफिक प्रबंधन चल रहा है वहाँ पे। सूरत की बात करें तो सूरत में एआई आधारित स्मार्ट कचरा प्रबंधन चलता है। तो भारत में हमारे बेंगलुरु में क्या है, एआई आधारित ट्रैफिक प्रबंधन किया जा रहा है, जबकि सूरत में हमारा एआई आधारित स्मार्ट कचरा प्रबंधन किया जा रहा है। अब हम देखेंगे हमारे मशीन लर्निंग से जुड़े हुए कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं। एथिक्स इन मशीन लर्निंग की बात करें तो हमारे मशीनों को निर्णय लेने का अधिकार देने से कई गहरी जो हमारे सवाल खड़े होते हैं। तो बहुत सारे गहरे नैतिक सवाल खड़े होते हैं किससे, मशीन को निर्णय लेने का अधिकार देने से। पहला मुद्दा क्या आता है, पूर्वाग्रह और निष्पक्षता का मतलब बायसनेस और फेयरनेस की समस्या क्या है, मशीन के पुराने डेटा से सीखती है यदि उस डेटा को समाज का कोई पुराना भेदभाव छिपा है। यदि उस डेटा में जो डेटा मशीन को दिया जा रहा है तो उस डेटा में समाज का कोई पुराना भेदभाव छिपा है तो मशीन उसे भी सच मान लेगी और पक्षपाती निर्णय ले लेगी। उदाहरण के लिए देखें जिसमें किसी कंपनी का हायरिंग एल्गोरिदम महिलाओं की बजाय पुरुषों को प्राथमिकता देने लगे, या फिर बैंक का सिस्टम किसी खास क्षेत्र के लोगों को लोन दे और दूसरे क्षेत्र के लोगों को मार के लोन को रिजेक्ट कर दे, तो हमारे पूर्वाग्रह और निष्पक्षता सीख सकती है हमारी, जो हमारे क्या एक नैतिक मुद्दा है। फिर गोपनीयता की चिंता की बात करें, प्राइवेसी कंसर्न की समस्या क्या है, समस्या आती है हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भारी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, और अक्सर ये डेटा हमारे क्या लोगों की स्पष्ट सहमति के बिना लिया जाता है। उदाहरण के लिए देखें जैसे सड़कों पर फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानने वाले कैमरे, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की हर गतिविधि मतलब सर्च हिस्ट्री, इसकी निगरानी करना निजता का उल्लंघन माना जाता है। फिर बात करें पारदर्शिता और ब्लैक बॉक्स की, पारदर्शिता ब्लैक बॉक्स मतलब ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेन एबिलिटी की बात करें, समझते क्या है, तो डीप लर्निंग जैसे हमारे मॉडल्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। जो हमारे डीप लर्निंग वाले मॉडल्स होते हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। हम इनपुट डालते हैं और मशीन आउटपुट देती है, लेकिन वह उस निर्णय तक कैसे पहुंची ये समझना लगभग असंभव होता है। इससे क्या होता है, सिस्टम पर अविश्वास पैदा होता है कि भाई उसी ने ये निर्णय लिया लेकिन किस आधार पे लिया ये भी नहीं पता लगाया जा सकता। ये क्या ब्लैक बॉक्स है जिसमें कुछ भी निकल सकता है। ब्लैक बॉक्स तो समझते होंगे जिसमें ऐसा बॉक्स जिसमें कुछ भी निकल सकता है, गलती से कभी कभी सही भी निकल आता है। समस्या की बात करें, जवाबदेही की मतलब अकाउंटेबिलिटी, अगली नैतिक समस्या है, यदि एआई या मशीनों से क्या ये एआई या मशीन से कोई बड़ी गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, मशीन बनाने वाली कंपनी पर, मशीन के मालिक पर, या खुद मशीन पर जिम्मेदारी होगी। जैसे यदि कोई स्वचालित मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो कानूनी रूप से किसे दोषी माना जाएगा। फिर नौकरी को विस्थापन की बात करें, जॉब डिस्प्लेसमेंट की समस्या क्या है, ऑटोमेशन और स्वचालन की वजह से कारखानों से लेके आईटी सेक्टर तक, कहाँ से, कारखानों से लेके आईटी सेक्टर तक में इंसानों की तरह मशीनें ले रही है, कि इंसानों की जगह कौन ले रही है, मशीनें ले रही है, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का संकट आ सकता है। बात करें तकनीकी विशिष्टता की, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी की बात करें हमारी इसकी तकनीकी विशिष्टता की समस्या क्या है, तो ये हमारे काल्पनिक स्थिति है जब मशीनें इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी और मानव नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, और ये हमारी क्या सबसे बड़ी नैतिक चिंता है। बात करें मशीन लर्निंग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती है, की चैलेंजेस की बात करें मशीन लर्निंग की, तो तकनीकी रूप से हमारे एक सटीक और सफल मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में बहुत सारी बाधाएं आती है। हमारे तकनीकी रूप से सटीक और एक सफल जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में बहुत सारी बाधाएं आती है, कौन कौन सी बात करें तो पहली बाधा आती है हमारे कौन से, डेटा से संबंधित समस्या है, डेटा इश्यूज। बात करें क्वालिटी की, यदि डेटा में शोर मतलब अनावश्यक जानकारी या असंगति है तो मॉडल क्या गलत परिणाम देगा, जिसका मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कचरा दिया है कचरा ही बाहर निकलेगा। मात्रा की बात करें क्वांटिटी की, तो मशीन को ट्रेन करने के लिए विशाल डेटा सेट चाहिए और डेटा कम होने पर मॉडल ठीक तरह से सीख नहीं पाता। फिर ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग की बात करें, ओवरफिटिंग का मतलब है तो ये वो स्थिति होती है जैसे हमारे किसी छात्र ने किताब के प्रश्न रट लिए हो और मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो 100% सही काम करता है, तो हमारे क्या मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे तो सही काम करता है लेकिन वास्तविक दुनिया के नए डेटा पे वो फेल हो जाता है, इसे हम कहते हैं ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग की बात करें तो मॉडल इतना कमजोर है कि वो ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाता, जैसे बिना पढ़े ही परीक्षा देना, तो ये भी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। फिर स्केलेबिलिटी की बात करें हमारे, तो छोटे स्तर पर मशीन लर्निंग मॉडल बनाना आसान है, क्या छोटे स्तर पर मशीन लर्निंग मॉडल बनाना आसान है, लेकिन लाखों यूजर्स और पेटाबाइट्स डेटा को रियल टाइम में हैंडल करने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर बात करें परिवर्तनशील डेटा की, डायनेमिक डेटा की, तो दुनिया का डेटा हर दिन बदल रहा है, दुनिया का डेटा क्या हर दिन बदल रहा है। पुराने डेटा पर ट्रेन किया हुआ मॉडल क्या पुराने डेटा पर ट्रेन किया गया मॉडल
नए रुझानों में फेल हो सकता है, इसलिए इसे लगातार अपडेट करना पड़ता है। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट की या प्रचालनात्मक लागत की बात करें तो बड़े एआई मॉडल जिसमें चैट जीपीटी है इनको ट्रेन करने में हजारों हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड जो हमारे हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड है और भारी मात्रा में बिजली मतलब ऊर्जा की खपत होती है जो बहुत ज्यादा महंगी होती है और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होती है। तो हमने चुनौतियां देख ली। अब हम देखेंगे भारत की कौन कौन सी पहले हैं उसकी बात करें। रिसेंट इंडियन इंस्टीट्यूट इन मशीन लर्निंग की बात करें तो भारत सरकार और भारतीय संस्थान मशीन लर्निंग का उपयोग देश के विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में तेजी से कर रहे हैं। जैसे इसरो के द्वारा एआई एमएल का उपयोग की बात करें तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब क्या है लॉन्च वाहन जो हमारा रॉकेट है अंतरिक्ष यान संचालन स्पेस रोबोटिक्स और हमारे स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट मतलब उपग्रह को टकराने से बचाने के लिए क्या है बड़े पैमाने पर मशीन लर्निंग का उपयोग कर रही है। बात करें ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी कौन सी ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी और आईपी सारथी की बात करें की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है तो भारत में पेटेंट और ट्रेडमार्क प्रक्रिया को तेज करना। उपयोग की बात करें तो यह नई तकनीक ट्रेडमार्क विवादों को सुलझाएगी। और आईपी सारथी क्या करेगी एक डिजिटल चैट बॉक्स की तरह है। आईपी सारथी क्या हमारे एक डिजिटल चैट बॉक्स की तरह है चैटबॉट की तरह है मतलब सहायक रूप में काम करती है जो हमारे बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो पंजीकरण में लोगों को त्वरित मार्गदर्शन देता है किसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पंजीकरण में क्या लोगों को त्वरित मार्गदर्शन देता है। फिर आईआईटी मद्रास का नवीकरणीय ऊर्जा टूल की बात करें और इसकी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक मशीन लर्निंग टूल बनाया है जो क्या करता है मौसम और डेटा का विश्लेषण करके जो क्या करता है मौसम और डेटा का विश्लेषण करके सौर पैनल जो सोलर पैनल है उनके प्रदर्शन की सटीक भविष्यवाणी करता है। इससे हमारे क्या भारत की नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल ऊर्जा दक्षता में भारी सुधार होगा। फिर तिब्बती पठार में अध्ययन की बात करें तो मशीन लर्निंग का उपयोग तिब्बती पठार में क्रिस्टल मूवमेंट जो हमारे भूगर्भीय हलचल और प्लेट टेक्टोनिक्स की जो भविष्यवाणी करने के लिए किया जा रहा है जिससे हमारे भूकंप जैसी आपदाओं को समझने में भी मदद मिलेगी किसमें हमारे तिब्बती पठार में अध्ययन के लिए। और लास्ट आता हमारे क्या भारत सरकार का विजन जो विजन क्या विकसित भारत 2047। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंटेलिजेंस आइडिया इनोवेशन विजन के तहत कौन सा इंटेलिजेंस आइडिया इनोवेशन विजन के तहत एआई और एमएल को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे मजबूत और मुख्य उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मशीन लर्निंग के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।